तब तक रिकॉल कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े, इसका टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। ऑडियो कौन ऑन कर देता है? मम्मी पापा के झगड़ा में पता नहीं कैसे लोग पढ़ता है। पढ़ाई जब आप करते हैं किसी तो बता ही चुके हैं। रेड अगर रेड में कन्वर्ट भी हो गया तो तुमको थोड़े मालूम चलेगा। काला आदमी को अंधेरे में देखने से क्या फायदा, और उजला आदमी को उजाला में नहीं देखते हैं। हीरा को देखना हो तो अंधेरे में देखो। चलिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी टेस्ट कैसा होता है, सावर। दूसरा प्रॉपर्टी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। तीसरा हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर ये होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े कोरोसिव नेचर का होता है, जिस भी जगह पर जाएगा गिरेगा उसको बर्न कर देगा। ठीक है, उसको खा जाएगा, बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़े, जैसे किसके साथ, पहले तो एसिड का मेटल से रिएक्शन हम लोग पढ़े, क्या होता है, तो मेटल का साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। दूसरा हम लोग पढ़े एसिड का किसके साथ, किसी बेस के साथ रिएक्शन, इसमें भी साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तीसरा हम लोग पढ़े एसिड का मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, उसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, मेटल का कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, उसमें बनता था साल्ट, CO2 और वाटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े किसी एसिड का मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, उसमें भी क्या बनता था, सॉल्ट और वाटर बनता था। तो हम लोग इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं बेसिस का प्रॉपर्टी। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ गया कि एसिड को जनरली हम क्या बोल सकते हैं कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या करता है, H+ आयन देता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिड जो है वो क्या करेगा, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ही H+ आयन देगा, और तभी आप चेक कर सकते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है। नहीं तो अगर ऐसे कोशिश कीजिएगा कि बिना वाटर के हम चेक कर लें एसिड ब्लू को रेड में बदल दे, तो ऐसा नहीं होगा। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, फिर से बोलो, क्वेश्चन नहीं सुने। कंप्लीट आयोनाइजेशन तो उस दिन हम बताए हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के डिफिनेशन हम आपको बताए थे। कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब होता है, वर्ड को भी तो तोड़ो ना, कंप्लीट मतलब पूर्ण तरीके से, पूरी तरह से, और आयोनाइजेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, ब्रेकिंग इनटू आयंस। तो जब भी कोई सब्सटेंस कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट आयोनाइजेशन। जैसे आप जानते हैं जो भी एसिड्स है, मान लीजिए HCl है, H2SO4 है, ये सब क्या करेगा, आयंस में टूटेगा। ठीक है, तो अगर कोई एसिड ऐसा है जो पूरे तरीके से आयंस में टूट जाए, पूरे तरीके से आयंस में टूटने का मतलब है उसका जो डिसोसिएशन हो वो कंप्लीट हो, रिएक्शन जो हुए वो पूरा हो, कुछ चीज बचे नहीं, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट आयोनाइजेशन।
जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका कंप्लीट आयोनाइजेशन करने का मतलब हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन बनेगा। क्योंकि देखिए इस सब्सटेंस का आयोनाइजेशन बहुत तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे? एक हाइड्रोजन हटे और HSO4 माइनस रह जाए, या दो हाइड्रोजन हटे और SO4 2 माइनस बने। इस तरह से इसका दो आयोनाइजेशन हो सकता है। तो ये वाला जो है ये क्या है? कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी पॉजिटिव आयन देखिए इस निगेटिव के साथ अटैच है, लेकिन अगर इसको आप देखते हैं तो पॉजिटिव सेपरेट हो जा रहा है, निगेटिव आयन सेपरेट हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट आयोनाइजेशन। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के डिफिनेशन में आपको बताया कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनको जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली आयंस में टूट जाएगा, इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा। ठीक है? कुछ भी सब्सटेंस रिएक्शन मतलब कहने का मतलब है रिएक्शन एक ही तरफ से होता है। ठीक है? जैसे ही आप इसको डालिएगा वाटर में ये क्या करेगा? ब्रेक करके तुरंत ये दे देगा। और जब कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है, जैसे जितने भी वीक एसिड हैं, वीक एसिड का मतलब ऑर्गेनिक एसिड जितना होता है, जैसे एसिटिक एसिड ले लीजिए, ठीक है, और भी बहुत सारा है, इथेनोइक एसिड ले लीजिए, सॉरी प्रोपियोनोइक एसिड ले लीजिए। ये सब हम लोग आगे और पढ़ेंगे। ठीक है? आगे के चैप्टर्स में जब कार्बन पढ़ेंगे क्लास 10th में तो उसमें भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक ही पढ़ते हैं। ठीक है? ये सब जितने एसिड होते हैं, जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या कार्बनिक एसिड आप ले लीजिए, ये सब अगर ब्रेक कीजिएगा ना तो ये रिएक्शन दोनों तरफ से होता है। इसके लिए जब भी रिएक्शन का रूल यूज किया जाता है इस तरह का साइन यूज किया जाता है। इस साइन को जरा आप गौर से देखिए, इसका मतलब समझने का कोशिश कीजिए कि इधर से इधर भी रिएक्शन हो रहा है और जो इधर प्रोडक्ट बन रहा है वो फिर से इधर बन रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे हम लोग करते हैं ना, इसको समझना है। ये देखो ये हुआ ये चीज, इधर से हम क्या किए? पानी को इसमें डालना चाह रहे हैं और इधर नीचे से इधर भी ज्वाइन कर दिए, तो ये पानी क्या होगा? इधर से इधर भी आएगा, इधर से इधर भी आएगा। इसको कहते हैं टू वे प्रोसेस। दोनों तरफ से जब काम हो उसको कहते हैं टू वे प्रोसेस। ठीक है? और सिंगल प्रोसेस क्या हुआ? जैसे ये हो गया, मान लो इसको थोड़ा सा नीचे हम रखे हुए टंकी और ऐसे हम पाइप जोड़ते हैं, ये क्या होगा? वन वे प्रोसेस होगा। ये जो प्रोसेस होगा ये वन वे होगा, पानी इससे इसमें ही जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होता है ये एक ही तरफ होता है, वन डायरेक्शनल रिएक्शन होता है। और ये जो इनकम्प्लीट होता है ये टू डायरेक्शनल होता है। ठीक है? इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? ये जो है CH3COO माइनस और H+ में टूटता है। जितना ये इसमें टूटता है ना थोड़ा बहुत फिर उलट के ये यही बन जाता है। ठीक है? इस तरह से क्या होता है? पूरे तरीके से ये टूट ही नहीं पाता है। रिएक्शन इधर से इधर भी चलता है, रिएक्शन इधर से इधर भी चलता है। इसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो हम क्या बोले अभी? इस बात को ध्यान में रखना है कि एसिड जो है वो अपना नेचर या अपना प्रॉपर्टी कब शो करता है? तो जब उसके साथ वाटर रहेगा तभी शो करेगा। कहने का मतलब एक्वस कंडीशन में ही ये लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप इसको करके देख सकते हैं इस रिएक्शन को कि कोई भी आप एसिड ले लीजिएगा कंसंट्रेटेड फॉर्म में, जैसे H2SO4 का ही बोतल मिलता है, आप खरीद लीजिए। एकदम कंसंट्रेटेड रहना चाहिए, वाटर उसमें रहना ही नहीं चाहिए। तो आप ऐसा तो मिलना मुश्किल है, कुछ ना कुछ वाटर मिल ही जाएगा। ठीक है? तो उसको करने का भी हम उपाय आपको बता रहे हैं कि आप HCl गैस प्रोड्यूस कीजिए। कोई भी एसिड को गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस करने का कोशिश कीजिए। आप जानते हैं जो सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में होगा वो लिक्विड तो नहीं हो सकता श्योरली, उसमें से वाटर हटाना आसान है। तो HCl गैस को जब किसी आप लिटमस पेपर से होकर पास करवाइएगा ना, ब्लू लिटमस पेपर से होके, तो आप देखिएगा कि इसका कलर रेड में चेंज बिल्कुल नहीं करता है। इसका कारण क्या है? ये जो HCl गैस है ये एसिड तो है पर ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए ये आयंस में टूटता ही नहीं है। ये आयंस में टूटता ही नहीं है। और जब तक ये आयंस में नहीं टूटेगा ये जो हाइड्रोजन आयन है ना यही कलर चेंज करने का काम करता है। तो इसका कलर चेंज
होगा ही नहीं। ठीक है, तो याद रखना है कि एसिड हमेशा अपना एसिडिक बिहेवियर कब दिखाता है, तो वाटर के भीतर दिखाता है। जैसे आप स्टूडेंट लोग उत्पात कब करते हैं, जब स्कूल से बाहर होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका यूज तो आपको लिखने का चीज है, यूज वगैरह हम ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, वो आपको लिख लेना है नोट्स एंड पॉइंट्स में, फिर भी एक बार हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजर्स खाद बनाने में, जितना भी सल्फेट फर्टिलाइजर्स बनता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। पेंट में, कलर में, प्लास्टिक में, डिटर्जेंट में, जो एक्सप्लोजन बनाते हैं, अभी आप इधर सुने होंगे कुछ दिन पहले ही, कहां पर हुआ है, ईरान का कोई शहर में हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट फटा है। हाँ, कोई शहर उतना हमको मालूम नहीं है, अच्छा खासा नाम नहीं है, थोड़ा अपना वाला नाम रहता तो कोई बात नहीं। चलिए, तो इस शहर में क्या हुआ है, अभी तुरंत अमोनियम नाइट्रेट फटा है, और ये किससे बनता है, नाइट्रिक एसिड से बनता है। ठीक है, इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। आप जानते हैं ये एक एसिड है, और ये क्या है, अमोनिया। आपको हम बताए थे लेविस बेस में, इसका एग्जांपल दिए थे, ये एक बेस है। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, आपको मालूम है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, और इसमें वाटर भी लिबरेट होता है। ठीक है, तो ये अमोनियम नाइट्रेट, ये भी क्या बन रहा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका यूज किसमें होता है, एक्सप्लोसिव बनाने में, विस्फोटक बनाने में। कार के बैटरी वगैरह में सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ रहता है। बैटरी जो होता है, इन्वर्टर वगैरह वाला बैटरी, उसमें भी एसिड रहता है। वो एसिड क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए आपका ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ये हो गया बैटरी, इसमें बहुत सारा चैम्बर्स बना हुआ है। साइंस पढ़ना है, विजुअलाइजेशन करो, और विजुअलाइजेशन करने के लिए ना जीवन में वर्क करना जरूरी है। माता पिता के भरोसे बैठोगे तो जीवन में साइंस को समझ नहीं पाओगे। साइंस समझना है, जमीन पर उतर जाइए, बिल्कुल समझ सकता है, हम लोग बचपन से समझ रहे हैं। साइंस आपके सराउंडिंग में ही रहता है, आप देखते नहीं है उसको। तो इसमें क्या रहता है, इसके चैम्बर में हम लोग डाले रहते हैं क्या चीज, सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का यूज होता है। ठीक है, पेट्रोल पंप से तुम लोग ये उठा के लाता है, और इसका जरूरत ज्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, ये एक बार डाल दिया जाता है तो 3 साल 4 साल चलता है। पहले जो बैटरी होता था वो कम से कम 7 to 8 ईयर्स चलता था, और उसमें क्या करना पड़ता था कि 4 ईयर्स में ये सल्फ्यूरिक एसिड कम हो जाता था। तब हम लोग उसको क्या करते थे, पूरे पानी को उल्टाते थे, इसको गर्म पानी से रिफ्रेश करते थे, और फिर उसके सारे पोल्स को खोलकर, और तब सल्फ्यूरिक एसिड का बोतल लाकर थोड़ा थोड़ा सब में डालते। ठीक है, इसके भीतर में जिंक का प्लेट होता है, और इसी जिंक के प्लेट से ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, रिएक्शन करता है। और आप जानते हैं मेटल एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। और यही जो जिंक सल्फेट बनता है, यही साल्ट रहता है, तो वाटर में डिजोल्व होकर आयंस में टूट जाता है। और आप जानते हैं कि आयंस आर द बेस्ट कैरियर फॉर इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन्स। तो यही जो आयंस है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से, एक पोल से दूसरे पोल तक पहुंचाता है, इस पोल से इस पोल तक पहुंचाने का काम करता है। और जैसे ही इसका सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला आता है तो इसकी पोटेंशियल खत्म हो जाए, दोनों का लेवल बराबर होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कहने का मतलब है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से चलेगा, और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, 4 4 8 3 कितना हुआ, 11 है, 11 है, तो मान लीजिए 5.5 हो गया। ऐसा होता नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का संख्या, पर हम एक एजम्पशन बता रहे हैं कि जैसे ही दोनों बराबर हो जाता है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है, ना इधर से इधर जाता है, तो बैटरी का आपका डाउन हो। तब हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं इसमें इन्वर्टर का 2 पोल, एक पोल इधर प्लस, एक पोल इधर माइनस, और इधर से इसको प्लग से लाइन देते हैं। ये बोर्ड से लाइन दिए, यहां से क्या होगा, तो बोर्ड से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये एक पोल पर जमा करते जाता है।
ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से उठाता है और इसको एक पोल पर जमा करते जाता है। उस पोल को फिर से ये क्या करेगा, हाई पोटेंशियल बनाएगा, और जैसे ये हाई पोटेंशियल बनेगा फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो ये एसिड का यूज है इलेक्ट्रिक में। इसके अलावा बताए, इसके अलावा एसिड्स का यूज क्या करते हैं हम लोग, ऑक्साइड हटाने में भी करते हैं। मेटल्स एंड नॉन-मेटल चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, एसिड के प्रेजेंस में एसिड से रिएक्शन करवा के कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका कार्बन से रिडक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, तब हम लोग उनका कार्बन से रिडक्शन नहीं हो पाता है, तब हम लोग एसिड लाते हैं और एसिड के मदद से उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटाने का काम करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बेस। तो जो एसिड पढ़ चुका है फिर उसको बेस में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बेस के प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले तो आप बेस क्या है ये बात हम आपको बता चुके हैं, तीनों कंसेप्ट बताकर, लेविस कंसेप्ट, अर्हेनियस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। तो बेस क्या होता है, तो जनरली हम बोल सकते हैं ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या दे दे, हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। और वैसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, बेस दो तरह का होगा, कुछ वाटर में डिसॉल्व होगा, कुछ नहीं डिसॉल्व होगा। तो जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है उसको हम लोग अल्कलीज कहते हैं, ठीक है, अल्कलीज। अल्कली वर्ड का भी यूज हम लोग किया जाता है। और जो बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा उसको सिंपली हम लोग बेस ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके भी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी से पहले टाइप्स देख लेते हैं, सेम रहता है टाइप्स वगैरह, कंपैरेटिव स्टडी इसीलिए स्टार्टिंग में आपको करवाए थे एसिड और बेस का। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, आपको पढ़ा चुके हैं कि ऐसा एसिड जो क्या करे, वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे, ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, वैसे बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, ठीक है। और जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और वीक बेस में क्या क्या आता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, वीक बेस होता है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज पर आते हैं। एसिड का प्रॉपर्टी, पहला टेस्ट देखे, सावर होता है, तो बेस का टेस्ट कैसा होगा, बीटर टेस्ट का होता है, ठीक है। दूसरा उसके प्रॉपर्टीज में हम लोग देखे कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट पहला देखे, दूसरा क्या देखे थे बताइए, हाँ लिटमस पेपर का एक्सपेरिमेंट, ठीक ठीक। तो यहाँ पे लिटमस पेपर का एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, ये क्या करेगा, बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, बी फॉर बेस बी फॉर ब्लू, याद रखना, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, हाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देख सकते हैं। तो जैसे एसिड में आयंस ब्रेक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो बेस भी तो आयंस में ब्रेक होता है, तो बेस भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी कोरोसिव नेचर का होता है, ये भी कपड़े वगैरह किसी पर गिरेगा क्या कर देगा, उसको खराब कर देगा। इसीलिए आप लोग कहा जाता है कि ज्यादा सर्फ, ज्यादा साबुन या चेहरे वाला जो आप लोग लगाते हैं वो सब क्या करता है, रिमूवल जो लड़की लोग लगाती है मुंह में पोंछने वाला है, वो सब चीज का क्या करना चाहिए, यूज कम करना चाहिए। चेहरा गोरा नहीं होता है बेवकूफ, चमड़ी ऊपर से हट जाता है और लोग समझता है कि हम गोरा हो रहे हैं, आप गोरा क्या होइएगा।
एक बार सन के लाइट से आपका सेल मर गया तो जिंदा थोड़े होगा फिर से। उसके लिए आपको बढ़िया खाना खाना होगा, फल खाना होगा, वो नेचुरल होता है। ठीक है। और जनरली क्या होता है, यही बेस जो होता है ये क्या करता है, स्किन के ऊपर के जर्म्स को किल कर देता है, ऊपर के लेयर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जो आप लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं चमकाने वाला, वो सब क्या करता है, आपके स्किन के, आपके चेहरे के ऊपर जो है स्वीट जो निकलता है, पसीना वगैरह जो होता है, उसको रिएक्शन करके उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। और इस दौरान क्या हो जाता है, आपके स्किन पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए बिना मेकअप के सूर्या राय को मत देखना, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो बेसिस भी कोरोसिव नेचर के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। पहला रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ रिएक्शन। ठीक है। तो कोई बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या करेगा, किसी मेटल से अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, सेम एज एसिड्स। जैसे एसिड में आपने देखा उसी तरह इसमें भी होता है, NaZnO2। ठीक है। तो कोई भी बेस किसी मेटल से रिएक्शन करके साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर करता है। ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि एसिड्स तो रेडिली रिएक्ट करते हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, और लगभग हर एसिड मेटल से रिएक्शन करता है। लेकिन बेस के साथ दिक्कत क्या हो जाता है कि हर बेस मेटल से रिएक्शन नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है, अगर एसिड के आप स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे, उसके एटम्स को अगर गौर से देखिए, तो इसमें आप क्या पा रहे हैं, इधर सब नॉन मेटल्स ही है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। आप 9th में पढ़ चुके हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन नॉन मेटल नहीं पढ़े तो फिर यहाँ भी पढ़ेंगे। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो जब नॉन मेटल है ये क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्शन कर जाता है। लेकिन अगर इसको देखिएगा तो अगर आप गौर करें तो कोई बेस में जो एक आयंस होता है वो जनरली क्या होता है, मेटल होता है। और अगर एक मेटल को दूसरे मेटल को हटाना है तो रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करना होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको ध्यान में रखना होगा। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ ये तो इसको हटाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो नहीं हटा सकेगा। कभी कॉम्बिनेशन कर सकता है, कभी कॉम्बिनेशन नहीं भी कर सकता है। इसीलिए हर मेटल या हर बेस क्या करता है, मेटल से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है। तो पहला आ गया मेटल से रिएक्शन। तो अगर रिएक्शन करेगा तो हम लोग जनरली ये कहते हैं कि बेसेस रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म सम मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। नेक्स्ट किसी बेस का, उसमें हम लोग पढ़े थे एसिड का बेस से रिएक्शन। यहाँ बेस है तो इसका रिएक्शन किससे पढ़ेंगे, एसिड से पढ़ेंगे। तो कोई बेस किसी एसिड से रिएक्शन करके क्या करेगा, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस तरीका पढ़ने का उल्टा कर लिए, साल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। नेक्स्ट बेस का, उसमें हम लोग ध्यान कीजिए, जब एसिड पढ़े थे तो उसको मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन किए थे। ठीक है। इसमें हम लोग बेस पढ़ रहे हैं, इसको नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, एसिड का अपोजिट होता है। केमिकल प्रॉपर्टी अपोजिट होता है, तो सब चीज अपोजिट रिएक्शन करवाना होगा। तो कोई बेस क्या करता है, किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड से जब रिएक्शन करता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, तो आप जानते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो बेस अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है। अगर कंसेप्ट को आप समझेंगे तो हर हमेशा याद नहीं करना पड़ेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद दिस। आप ये पकड़िए कि किससे करवाना चाह रहा है, नॉन मेटल के ऑक्साइड से,
तो उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। तो बेस एसिड से रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर बनाएगा। जैसे इसके एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम आपको कुछ दिन पढ़ाए थे ये रिएक्शन। नन मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए। नन मेटल फैमिली कहां से आता है, कार्बन के पास से आता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस फैमिली का जो मेंबर है, इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं ये सब क्या होते हैं, जनरली नन मेटल्स होते हैं। तो आप कौन ले लीजिए ऑक्साइड, कार्बन का ले लीजिए ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आप जानते हैं इस रिएक्शन को भली भांति आप पढ़ चुके हैं। लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर निकलता है। तो नॉन मेटल का क्यों, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है, और दोनों रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। ये हो गया बेस का प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके यूज को भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज देखिए, साबुन बनाने में, कागज बनाने में, ठीक है। उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज उस दिन हम आपको बताए थे। एंटासिड जो होता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज करते हैं, एंटासिड का हम लोग यूज करते हैं। उसी तरह सोडियम कार्बोनेट से धोबिया सोडा भी बनाया जाता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका यूज आपको मालूम है, किस चीज के लिए करते हैं, कपड़े को साफ करने के लिए या गंदगी को हटाने के लिए करते हैं। इसके अलावा समुद्री पानी को सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी करते हैं। क्यों, क्योंकि ये साल्ट से रिएक्शन करके क्या कर देता है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है एक बेस, ठीक है। तो पानी नमकीन नहीं लगता है, पानी क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, पीने लायक हो जाता है। समुद्री पानी का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है वो इसी तरह से बेस के यूज से किया जाता है। समुद्र के पानी को टंकी में स्टोर करता है और उसमें बेस को गिराते रहता है, उससे क्या होता है, वो पानी प्यूरिफाई हो जाता है और फिर उसको सप्लाई बेसिन से कलेक्ट करके, और आजकल समुद्र के पानी को भी पीने लायक बनाया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं धरती पर पीने लायक जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ 0.01% ही प्योर है, ठीक है। 3 भाग पानी है, उसके बाद भी पीने लायक पानी हम लोगों के पास नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, समुद्र के पानी को, सी के वाटर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बड़े बड़े टैंकर में उसको स्टोर करता है और इसमें क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, फिटकरी जिसको आप लोग बोलते हैं, फिटकरी वगैरह का भी पोटासियम का यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, और उसकी मदद से इस हार्ड वाटर को, इसके सैलिनिटी को, इसके अंदर साल्ट के प्रॉपर्टी को न्यूट्रल करके फिर इस पानी को ड्रिंकिंग वाटर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हो गया आपका एसिड और बेस का प्रॉपर्टी और उसका। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मेजर करेंगे कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इसका कोई ना कोई पैरामीटर तो होगा, या कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कोई ना कोई पैरामीटर होना चाहिए। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट है, मीटर है, ठीक है, उसकी मदद से हम नापते हैं कि कौन बड़ा है सब्सटेंस, कौन लेंथ में छोटा है। उसी तरह वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास ग्राम, किलोग्राम, इस तरह के यूनिट्स हैं जिससे हम दो ऑब्जेक्ट के मास को, दो ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसी तरह अगर हमारे पास दो एसिड का सैंपल है, मान लीजिए सैंपल ए और दूसरा सैंपल बी, तो हमको अगर मेजर करना हो कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा ज्यादा वीक है, तो उसके लिए हमको कोई ना कोई ऐसा apparatus चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जो यह बता सके कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। और वो जो पैरामीटर होता है जिससे हम मेजर करते हैं कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको कहा जाता है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होता है, तो पहले हम लोग इसके वर्ड को समझते हैं। ये जर्मन वर्ड पोटेंस का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। पोटेंस का मतलब होता है पावर, और H तो आप जानते हैं, H+ आयन, उसके लिए यूज किया गया है H वर्ड।
ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कि H प्लस आयन का कितना कंसंट्रेशन है किसी भी एसिड में या किसी भी बेस में, यही चीज किस चीज को बताता है, पीएच वैल्यू को बताता है। ध्यान से समझना है, पीएच वैल्यू का मतलब होता है कि उस सैंपल के अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है। और ये पीएच वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पीएच वैल्यू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा उसका लॉगरिदमिक वैल्यू निकालना है और उसमें निगेटिव साइन यूज करना है, इसी को हम लोग कहते हैं पीएच वैल्यू। अब H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो क्लास 9th में हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन आपको निकालने आता है, कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, इस तरह से हम लोग परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालते हैं। और भी बहुत सारा फार्मूला हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, वेट बाय वॉल्यूम याद कीजिए, ठीक है, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन ये सब हम पढ़े हैं, मोल में कंसंट्रेशन ये हम पढ़े हैं क्लास 9th में, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मेजर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, HCl एसिड का एक सैंपल लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 ml का मेरे पास HCl सैंपल है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करके और ये पता करेंगे, आप जानते हैं वाटर में डिसॉल्व करने से ये क्या होगा, H प्लस आयन में और Cl माइनस आयंस में टूट जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पता करने की कोशिश करेंगे कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है वाटर के अंदर, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर। जैसे मान लीजिए कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हमको मालूम चला कि 10⁻³ है, ठीक है, ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला लगता है इसमें, इसका मास बाय टोटल मास, इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं क्लास 9th में, जैसे आप लोग निकाले ही होंगे, कोई भी रिएक्शन करते हैं उसको हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ा है ना, मोल के द्वारा निकालते हैं कंसंट्रेशन इस तरह से, जिसका पूछ रहा हो उसका मास ऊपर, टोटल मास नीचे इंटू 100। तो जैसे मान लीजिए हमको मालूम चल गया कि H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ गया, 10⁻³ आ गया, तब अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पीएच वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पीएच वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, तो पीएच वैल्यू बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻³ है, ठीक है, 10⁻³ है, तो क्या होता है लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन, आप लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है। हम लोग के समय में सेट सबसेट रिलेशन फंक्शन वेन डायग्राम ये भी सिलेबस में था और लॉगरिदम भी सिलेबस में था, और आप लोग के समय से सिलेबस बहुत ही छोटा किया गया है और इस बार तो और छोटा कर दिया गया है। मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर, व्हाइट फास्फोरस किसको कहते हैं, येलो फास्फोरस, रेड फास्फोरस, सारा प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना होता था। सल्फर का जो S8 मॉलिक्यूल होता है, S4 मॉलिक्यूल होता है, सारा चीज 9th 10th में, और आप लोगों को सिलेबस बहुत कम कर दिया गया। तो लॉग में कुछ वैल्यूज होता है, इसे याद रखिएगा कि इस पर अगर कुछ पावर हो ना, ये पावर आगे गुना हो जाता है, इसी का बस हम यहाँ यूज करें, ठीक है। तो देखिए मेरा पीएच वैल्यू कितना आया है, माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ तो जो चीज पावर में रहता है वो क्या होता है, आगे में गुना हो जाता है। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 इंटू लॉग ऑफ 10, और याद रखिएगा लॉग 10 का वैल्यू 10 बेस पर 1 होता है, ठीक है, जब बेस नहीं दिया हो तो समझना है 10, ठीक है, तो इस लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इधर हो गया 3, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया, पीएच वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से पीएच वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाता है। लॉग कोई बाहरी चीज नहीं है, पावर से ही आता है। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे 10⁻1 = 10, इसको आप लोग पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं,
नीचे कुछ दिया रहता है, ऊपर कुछ दिया रहता है, ये वाला वैल्यू हम लोग निकालते हैं। और लॉग में हम जस्ट उल्टा करते हैं, ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये निकालते हैं कि अगर log 10 लिखा है, बेस 10 लिखा है, तो इसका मतलब आपको समझना है कि 10 पर क्या पावर दें कि 10 हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ क्या करते थे, याद कीजिए, तो कैसे निकालते हैं कि 10 पर 2 पावर है तो 100 हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा होता है log। अगर यहाँ लिखा हो 100, यहाँ लिखा हो 10, तो समझ जाइए कि 10 पर क्या पावर दें कि 100 हो जाएगा। तो क्या पावर देते हैं आपको मालूम है, 2 पावर देते हैं। 10 पे पावर जब 2 है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला से बनाते हैं। log ऑफ 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 2, नीचे भी क्या है 10। हम क्या बोले थे, ये जो रहता है ये आगे चला आता है, तो 2 इंटू log ऑफ 10 बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। देख लीजिए 2 इंटू 1, तो आप यहां से सोच सकते हैं, ये आपको आसान पड़ेगा क्योंकि आप लोग एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े हैं। तो हम इसमें भी यही चीज तुमको समझाएं, देखो कि 10 पर क्या पावर दें कि पावर -3 हो जाएगा। तो आप जानते हैं -3 पावर दे दीजिए, तो -3, इसी वैल्यू को हम बोले 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पीएच वैल्यू किसी भी सब्सटेंस का निकालते हैं, और वही पीएच वैल्यू आपको बताएगा कि एसिड है या बेस है। ठीक है, जैसे कहता है जो प्योर वाटर का सैंपल होता है, जो प्योर वाटर का सैंपल होता है उसमें H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होता है। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, इसीलिए इसका पीएच वैल्यू कितना होता है प्योर वाटर का। तो प्योर वाटर का अगर पीएच वैल्यू निकालिएगा तो -log ऑफ 10 पे पावर -7 बेस 10। हम क्या बोले थे, ये पावर आगे चला आएगा, -7 log ऑफ 10 बेस 10, और इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस प्लस, तो 7 इंटू 1 कितना हो गया, 7। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंस हैं उनका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। और जो एसिड है उसका पीएच वैल्यू <<7 होगा, अभी हम निकाले थे 3। और जो बेस है उसका पीएच वैल्यू <<7 होगा। इस तरह से हमको एक पीएच वैल्यू मिलता है, बीच में 7 रहता है, इधर कितना से 0 से 14 तक, मैक्सिमम यही होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है हर एक का। तो 7 से ज्यादा हो गया अगर पीएच वैल्यू तो बेस बन जाएगा, कम है। इसको और डिटेल में कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।